अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं बायोग्राफी को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टोनी मॉरिसन की बायोग्राफी को। टोनी मॉरिसन 1930 जिसका दौरानिया है 1931 टू 2019। तो सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन एंड अर्ली ईयर्स, उनकी लाइफ के अर्ली ईयर्स को डिस्कस करते हैं। तो टोनी मॉरिसन, जिनका ओरिजिनल नाम कोलोई एंथनी वेफर्ड था, ये 18 फरवरी 1931 को लॉरियन यूएस में पैदा हुई। ये एक मशहूर अमेरिकन राइटर थी जो कि अपने ब्लैक एक्सपीरियंस की एग्जामिनेशन की वजह से जानी जाती हैं, जिसमें पर्टिकुलरली ब्लैक फीमेल्स एक्सपीरियंस शामिल थे। मॉरिसन ने एक ब्लैक कल्चर से मोहब्बत की और एप्रिसिएशन रखने वाली फैमिली के साथ परवरिश पाई। स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स और फोकटेल जैसी चीज़ें इनके चाइल्डहुड का हिस्सा रही। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1953 में बीए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1955 में एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद मॉरिसन ने टेक्सास साउथर्न यूनिवर्सिटी में 2 साल तक टीचिंग की और उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने 1957 से लेकर 1964 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। इसके बाद 1965 में रैंडम हाउस में फ़िक्शन एडिटर के तौर पर काम किया। उसके बाद उन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में टीचिंग की। इस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में बहुत मेहनत की कि वो एक वर्किंग क्लास ब्लैक फैमिली की मेंबर थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान यानी 1964 टू 1957 टू 1964 तक वो हैरोल्ड मॉरिसन से मिली, जो कि एक आर्किटेक्ट थे। 1958 में उनके साथ शादी कर ली और अपने हस्बैंड के जो नेम था, लास्ट नेम था, उससे वो फेमस हुई। यानी मॉरिसन का जो नेम था उन्हें अपनी हस्बैंड की तरफ से मिला। उनके 2 बेटे थे। तो ये ओवरऑल जो है वो उनके अर्ली लाइफ, उनकी स्ट्रगल के बारे में था कि उन्होंने कितना ज़्यादा जो है वो वर्क किया और उनका जो नाम था बहुत फेम हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी और वो ब्लैक अमेरिकन के में स्ट्रगल करती पाई गई। फीमेल्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे। तो ये उनकी अर्ली लाइफ थी। मॉरिसन के मेजर वर्क्स की अगर बात करें तो मॉरिसन की सबसे पहली बुक द ब्लूएस्ट आई थी, जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी। ये एक नावल था जो कि एक ब्लैक गर्ल के बारे में है, जो कि वाइट कलर की ब्यूटी और स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत ही ऑब्सेस्ड थी और उसकी नीली आंखें थी। 1973 में उनका मॉरिसन का दूसरा नावल 16 पब्लिश हुआ। इस नावल में कम्युनिटी में रहते हुए दूसरे डायनामिक्स और इश्यूज़ को एक्सप्लेन किया गया और उसके बारे में बात की गई, जिसमें जो है वो फ्रेंडशिप और एक्सपेक्टेशन वगैरह शामिल थे। इन इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करते हुए टोनी मॉरिसन ने 1973 में जो एक अपना दूसरा नावल पब्लिश किया था। उसके बाद लेटर ऑन 1977 में सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जिसे अट्रैक्टिव नावल पे ये नावल जो था वो जैसा अट्रैक्टिव नावल पे पब्लिश हुआ, जो कि एक मेल नरेटर से बयान की गई स्टोरी है जो अपनी आइडेंटिटी से जो है वो बहुत परेशान होता है और आइडेंटिटी की क्राइसिस में मुबतला होता है और आइडेंटिटी की सर्च में जो है वो लगा होता है। इस नावल की पब्लिकेशन की वजह से मॉरिसन को नेशनल अटेंशन हासिल हुई। 1981 में पब्लिश होने वाला नावल टार बेबी, जिसकी जो सेटिंग है वो कैरिबियन आइलैंड पर रखी गई। इस नावल में रेसेस, क्लास और सेक्स के दरमियान होने वाले कन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया। उसके बाद टोनी मॉरिसन का जो अगला नावल था बिलव्ड, उसको पब्लिश किया गया। वो 1987 में पब्लिश हुआ, जिसे जो है वो क्रिटिकली क्लेम किया गया। इस नावल ने पुलित्जर प्राइज़ जो है विन किया। ये एक फ़िक्शन स्टोरी है जो कि एक भागे हुए गुलाम स्लेव की ट्रू स्टोरी पर मबनी है। इसने दोबारा पकड़े जाने की वजह से अपनी इन्फेंट डॉटर को स्लेवरी से बचाने के लिए कत्ल कर दिया। इस नावल पर 1998 में ऑर्फन विनफ्रे के नाम से एक फ़िल्म भी रिलीज़ हो चुकी है। इन एडिशन 2005 में मॉरिसन ने जो है वो एक ओपरा लिखा जिसका नाम था लाइब्रेटो। ये एक ओपरा था जो कि बिलव्ड से इंस्पायर होकर बिलव्ड से जो बिलव्ड अभी नावल डिस्कस किया उससे इंस्पायर होकर एक ओपरा था, ये सॉन्ग ओपरा था और ये उसकी भी सेम स्टोरी थी। उसके बाद 1992 में मॉरिसन ने अपना सुपर्ब नावल जेज़ रिलीज़ किया, जो कि 1920 में न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले पैशन और वायलेंस पर लिखी गई स्टोरी थी।
नेक्स्ट 1998 में पैराडाइज नॉवल आया जो कि ब्लैक यूटोपियन कम्युनिटी का एक डिटेल्ड जो था वो पोर्ट्रेट था। उसके बाद 2003 में एक और जो है वो पब्लिकेशन हुई लव, जो कि 2003 में पब्लिश हुआ। ये एक फैमिली स्टोरी थी जिसमें लव के न्यूमरस एस्पेक्ट यानी बहुत ज़्यादा लातादाद पहलू जो हैं और उसके अपेरेंट्स अपोजिशन को रिवील किया गया। ये नावल बहुत ज़्यादा फेमस रहा। उसके बाद 2008 में उनका एक नावल आया अमरसी, ये पब्लिश हुआ जिसमें 17वीं सेंचुरी में अमेरिका की स्लेवरी के बारे में बताया गया है, उसको डील किया गया है। इन द डिटेक्टिव होम, ये जो नावल था ये 2012 में आया, जो कि एक ट्रॉमेटाइज कोरियन सोल्जर की स्टोरी है जो कि घर वापस आने पर रेसिज्म को फेस करता है और फिर अपनी सिस्टर को भी रिड्यूस करता है। लेटर ऑन 2015 में लिखा जाने वाला नावल गॉड हेल्प द चाइल्ड, जिसे कि चाइल्ड अब्यूज़ और नेग्लिजेंस पर बेस करके लिखा गया और इसे एक ब्लैक गर्ल ब्राइड की टेल के थ्रू डिपिक्ट किया गया, जो कि एक डार्क स्किन गर्ल थी और वो एक जो है वो लाइट स्किनर जोड़े के यहाँ पैदा होती है, जिसकी वजह से उसे अपने पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से नेग्लिजेंस और हेट का सामना करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये उनके मेजर वर्क्स थे जो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आए और फेम का हिस्सा बने और जिनकी वजह से जो है वो टोनी मॉरिसन को बहुत ज़्यादा फेम मिला। इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस ये सारे फेमस थे, लेकिन गॉड हेल्प द चाइल्ड एंड ब्लूएस्ट आई जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो इम्पोर्टेंट नावल समझे जाते हैं। गॉड हेल्प द चाइल्ड पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अदर वर्क्स की बात करें, टोनी मॉरिसन के ऐसे और क्रिटिकल वर्क्स की अगर बात करें, तो नॉवेल्स के अलावा मॉरिसन की बहुत से क्रिटिकल वर्क्स को 1992 में इकट्ठा एक ही बुक में पब्लिश किया गया और इस बुक का जो टाइटल था वो था प्लेइंग इन द डार्क, विटनेस एंड द लिटरेरी इमेजिनेशन था। फर्दर मॉरिसन के बहुत से एसेज और स्पीचेस को व्हाट मूव्स एट द मार्जिन में कलेक्टिवली 2008 में पब्लिश किया गया, जो कि एक नॉन फिक्शन एडिशन था। एक और वर्क जो कि 2019 में पब्लिश हुआ, द सोर्स ऑफ सेल्फ रिगार्ड, इसके अंदर बहुत से सिलेक्टेड ऐसे स्पीचेस और मेडिटेशन वगैरह शामिल थी। तो ये उसके जो हैं वो लिटरेरी वर्क्स और एसेज और क्रिटिकल वर्क्स थे जिनको कलेक्टिवली कुछ एडिशंस के अंदर जो है वो इकट्ठा मर्ज कर दिया गया। उसके बाद मॉरिसन अगर हम एज अ चाइल्ड राइटर देखें तो मॉरिसन और उसके बेटे स्लेड मॉरिसन ने मिलकर बहुत सी चिल्ड्रंस बुक जो हैं यानी बच्चों की बहुत सी किताबें उन और कहानियों वाली किताबें लिखी, जिनमें फॉलोइंग ज़्यादा फेमस हुई। हुज गॉड केम, ये सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ थी जिसे पब्लिश किया गया। उसके बाद द बुक ऑफ अबाउट मीन पीपल, जिसे 2002 में पब्लिश किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक थी उनकी द पुलिस लॉयर्स, जिसे 2014 में पब्लिश किया गया और उसके बाद रिमेंबर, जिसे 2004 में पब्लिश किया गया। तो ये उनके कुछ बुक्स थी जो बच्चों के रिलेटेड थी, बच्चों की बुक सीरीज़ के रिलेटेड थी, उनकी कहानियों से रिलेटेड थी। अगर हम टोनी मॉरिसन के स्टाइल और उनके सेंट्रल थीम की बात करें, जो मॉरिसन का मेन वर्क था, यानी उन्होंने जो अपने वर्क्स लिखे थे वो किन बेसिस पे लिखे थे और उनका क्या स्टाइल और क्या थीम्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने वर्क्स लिखे थे, तो टोनी मॉरिसन के ज़्यादातर वर्क्स यानी नॉवेल्स के मेन थीम ब्लैक अमेरिकन के एक्सपीरियंस पर बेस्ड थे। मीन्स कि किस तरह एक अनजस्ट सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल करके अपने करैक्टर और कल्चर की आइडेंटिटी को सर्च करने की कोशिश करते हुए जो हैं वो लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं कि लोग किस तरह जो हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने करैक्टर के लिए, अपनी कल्चर के लिए, अपने रेसेस के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। फिर वो एलीट क्लास में अपना किस तरह जो है वो राइज करते हैं, आल्दो वो जो है वो लोअर क्लास से बिलोंग करते होते हैं। तो ये पे जो है वो क्लास डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। उनकी फैंटेसी का स्टाइल जो है वो रिच इंटरवीविंग था और पोइटिक स्टाइल और मिथिकल स्टाइल की वजह से वो जो है वो अपनी लिखी गई स्टोरीज़ में ग्रेट स्ट्रेंथ और सुपर टेक्सचर पैदा करने में माहिर थी, जो कि हर दफ़ा रीडर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब होता था। 2010 में मॉरिसन को फ्रेंच लीजियन हॉनर का ऑफिसर बनाया गया, जबकि 2 साल के अरसे के बाद यूएस प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से अवार्डेड किया गया। उनकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जो कि 2019 में रिलीज़ हुई और उसका टाइटल था टोनी मॉरिसन द पीसेस आई एम।
एक ऑथर या राइटर के राइटिंग स्टाइल का उसके वर्क को जो है वो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऑथर या उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो उसके वर्क को डिफ़ाइन करता है और इसे दूसरों के वर्क से डिस्टिंग्विशेबल बनाता है। मॉरिसन का स्टाइल उसके यूज़ ऑफ लैंग्वेज की वजह से उसे यूनिक और डिफरेंट बनाता था। उसके नॉवेल्स पढ़ने में आसान होते हैं और वो अपने नॉवेल्स में मुख्तलिफ स्टाइल्स को फॉलो करती है। टोनी मॉरिसन अपने नॉवेल्स के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स को फॉलो करती थी। वो जिन स्टाइल को फॉलो करती थी उनमें वो स्विचिंग द वॉइस ऑफ नरेशन था, ठीक है, यानी नरेशन की जो वॉइस थी वो उसको स्विच करती रहती थी। उसके बाद यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालॉगीज़, उसके बाद इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस। अपने जो नॉवेल्स थे, अपने जो वर्क्स थे, उनके अंदर हिस्टोरिकल रेफरेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, जिसके ज़रिए जो है उसका जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट बन जाता था। उसके बाद वो क्या करती थी कि वो वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करती थी, यूज़ ऑफ सिमिलीज यानी बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करती थी और अल्टरनेट इमेजेस का यूज़ करती थी, जो कि उसकी वर्क को कंप्लीट और एक कंप्लीट और इमेजिनेटिव वर्क बनाकर दूसरों को रिप्रेजेंट करता था, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता था। इन तमाम एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके मॉरिसन अपनी राइटिंग को ज़्यादा फ्लुएंट और इजी बनाती थी, जो कि रीडर्स की जो कनेक्ट रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर था और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्क बनता था। अगर हम अवार्ड्स और नॉमिनेशन की बात करें तो टोनी मॉरिसन ने अपने लिटरेरी कैरियर में बेशुमार अवार्ड्स और एजाज़ हासिल किए हैं जो कि नोटेबल हैं। उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ ऑफ फिक्शन से नवाजा गया। ये अवार्ड उसे 1988 में उनके नावल बिलव्ड के लिए दिया गया। उसके बाद टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये अवार्ड जो है वो मॉरिसन को 1993 में दिया गया। उसके बाद प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये अवार्ड मॉरिसन को प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 29 मई 2012 में प्रेजेंट किया। बाद उन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल भी दिया गया, वो 2000 में दिया गया। नॉर्मन मिलर प्राइज़ 2019 में दिया गया। ये उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट थी, जो टोनी मॉरिसन ने अपने डिफरेंट नावल की पब्लिकेशन के बाद ये एजाज़ात से नवाजा गया। अगर हम उनके डेथ एंड मेमोरियल की बात करें तो टोनी मॉरिसन की जो डेथ है वो 5 अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क सिटी मैनीफेट्स मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर में हुई। अब सेंटर में निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उस वक़्त जो है वो 88 ईयर्स की थी। उनके लिए जो है वो 21 नवंबर 2019 में मेमोरियल यानी ट्रिब्यूट भी रखा गया, जो कि न्यूयॉर्क के एक चर्च कैथेड्रल ऑफ एसटी जॉन में जो है वो रखा गया, हेल्ड किया गया, जिसमें एक ह्यूज गैदरिंग ने शिरकत की। और जैज़ जो उनका नावल था, जैज़ सैक्सोफोनिस्ट की जानिब से म्यूज़िकल ट्रिब्यूट भी उनको दिया गया, परफॉर्म किया गया। अब जैज़ जो है उनके एक नावल का नाम भी है, बट यहाँ पर जो जैज़ है वो एक सैक्सोफोनिस्ट है, उनकी जानिब से एक म्यूज़िकल ट्रिब्यूट भी उनके लिए परफॉर्म किया गया। तो ओवरऑल जो है वो ये टोनी मॉरिसन के बारे में एक छोटा सा उसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, जिसके अंदर हमने देखा कि उनकी अर्ली लाइफ में उन्होंने किस तरह स्ट्रगल की, उनके जो वर्क्स थे उनके अंदर हमें कौन से थीम नज़र आते हैं। वो भी ब्लैक थी, उन्होंने ब्लैक के लिए भी काम किया। फिर उनके बच्चों के लिए जो हमें स्टोरीज नज़र आती हैं। उसके बाद वो जो किन टेक्निक्स की बुनियाद पर अपने वर्क्स करती हैं वो हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।